थर्ड क्वेश्चन में है XYZ शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2. With effect from 1st April 2026, they decide to share profits and losses equally. ये इनकी ओल्ड रेशो है, न्यू रेशो हो गई 1:1:1. हमें बताना है कि ईच पार्टनर ने क्या सेक्रीफाइस किया, क्या गेन किया. देखो अब इसमें क्या करना होता है, उनका रिलेशनशिप चेंज हो गया, तो यानी कि x ने 5/10 माइनस 1/3 ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो. ठीक है, हमने कहा 15 माइनस 10 5/30. क्या मतलब हुआ इसका कि ये पॉजिटिव है, इसका मतलब जो न्यू रेशो है वो कम है, यानी कि उसने सेक्रीफाइस किया है. ठीक है, y 3/10 माइनस 1/3 30 9 माइनस 10 माइनस 1/30, यानी कि इसने गेन किया है. z 2/10 माइनस 1/3 30 6 माइनस 10 माइनस 4/30, मतलब इसने गेन किया है. ठीक है, तो ये हम सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो निकालते हैं. चेंज इन पीएसआर में नेक्स्ट टॉपिक आता है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में हमने क्या कहा था, जब हमने गुडविल का चैप्टर किया था, कि एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ओनली परचेज्ड गुडविल कैन बी शोन इन बुक्स. तो अब यहाँ पे भी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या होता है. ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में सबसे पहला राइट ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल. इन बुक्स इन ओल्ड पीएसआर. गुडविल का कौन सा बैलेंस होता है, गुडविल का डेबिट बैलेंस होता है या क्रेडिट बैलेंस, डेबिट होता है. उसे राइट ऑफ करना है तो क्या करेंगे, क्रेडिट. तो हम क्या कहेंगे, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट. जो भी पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट है, अगर हमारा फिक्स कैपिटल अकाउंट सिस्टम है तो करंट लिखेंगे, अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट सिस्टम है तो कैपिटल लिखेंगे. तो पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट. नहीं, बिल्कुल नहीं, वो अलग होता है. ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ये हमने राइट ऑफ कर दिया. ठीक है, उसके बाद फॉर एडजस्टिंग गुडविल वैल्यूड एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन. रिकॉन्स्टिट्यूशन के समय हमने जो गुडविल की वैल्यूएशन की, जो हमने चैप्टर 2 में पढ़ा, तो उस गुडविल की रिवैल्यूएशन के बाद जो हमने नई गुडविल की वैल्यू लगाई है उसकी एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर. जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है उसको मिल जाएगा पोर्शन, और जो गेन कर रहा है उसके कैपिटल से विड्रॉ हो जाएगा. ठीक है, ये एंट्री होगी विद प्रोपोर्शनेट अमाउंट, विद प्रोपोर्शनेट अमाउंट. प्रोपोर्शनेट अमाउंट का मतलब क्या हुआ,
जैसे कि मान लो तुम्हारे पास बैलेंस शीट में गुडविल है 30,000 की, ए और बी दो पार्टनर्स हैं, 2:1 की रेशो में, ओल्ड और न्यू रेशो हो गई इक्वल। ठीक है, वैल्यू ऑफ गुडविल आई सपोज 10,000, 15 ले लेते हैं, 15,000। ठीक है, तो हमारी इस एंट्री में क्या अमाउंट आएगा? पार्टनर्स कैपिटल मतलब ए बी टू गुडविल, राइट ऑफ कर दी 30,000 की गुडविल, ए और बी में 20,000 और 10,000, ओल्ड PSR में 2:1, तो ये ए कैपिटल में आ गया और ये बी कैपिटल में आ गया। इसे हम कहेंगे राइटिंग ऑफ, राइट ऑफ कर दी। सेकेंड एंट्री गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। अब गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग कैसे निकालेंगे? ए 2/3 माइनस 1/2, 1/6, बी 1/3 माइनस 1/2 minus 1/6. Who is gaining? B is gaining, A is sacrificing. तो gaining to sacrificing मतलब B to A। तो हमने कहा B is capital account debit to A is capital account। ठीक है, प्रोपोर्शनेट अमाउंट का मतलब क्या हुआ? जो ये 15,000 की गुडविल है उसका 1/6, मतलब जितने अमाउंट से वो गेन या सैक्रिफाइस कर रहे हैं उसी फिगर को लेना है। 15,000 इंटू 1/6। वो 30,000 क्या है? ये तो ऑलरेडी गुडविल थी जो बैलेंस शीट में अपीयर कर रही है, और वो एडजस्टमेंट है, वो वैल्यू ऑफ गुडविल है। ठीक है, तो 15,000 इंटू 1/6 कितना हो गया? 2500। तो अब क्या हो रहा है इससे? जो हमारी रिवाइज्ड बैलेंस शीट बन रही है उसमें गुडविल दिखाई नहीं रहे हम, क्योंकि जो गुडविल पहले से थी वो हमने राइट ऑफ कर दी, और जो नई गुडविल है उसमें हमने गुडविल का नाम ही नहीं लिया कुछ भी, ताकि रिकॉन्स्टिट्यूशन की वजह से किसी भी पार्टनर को प्रॉफिट या लॉस नहीं हो। अगर वैल्यू ऑफ गुडविल आई है तो जो पार्टनर गेन कर रहा है उसको वो कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा उस पार्टनर को जो सैक्रिफाइस कर रहा है। ठीक है, ताकि इस रिकॉन्स्टिट्यूशन की फॉर्मेलिटीज में ऐसा नहीं हो कि कोई भी पार्टनर को गेन हो जाए और कोई भी पार्टनर को सैक्रिफाइस हो जाए। ऐसा क्यों होता है जैसे कोई पार्टनर गेन कर रहा है कोई लॉस? क्योंकि 100 रुपए हैं, 100 रुपए पहले तुम 4 लोगों में इक्वली डिवाइड हो रहे थे, तो 25 मिले। अब तुम 4 लोगों में वो ऐसे डिवाइड हो जाए कि 20 इसको मिला, 20 इसको मिला और फिर 30 तुझे और 30 उसे। तो अब क्या हुआ? 5-5 रुपए इन दोनों को कम मिले और 5 तुम्हें ज्यादा मिले, रहेंगे तो वो 100 रुपए ना। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन में सबके में किसी का, हाँ मतलब ओवरऑल शेयर तो उतना ही रहेगा, बस उसमें किसी का फायदा किसी का नुकसान होगा। तो ये हमारा हो गया ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, समझ में आया ये? इसके बाद हमारे पास आता है ट्रीटमेंट ऑफ जनरल रिजर्व। ट्रीटमेंट ऑफ जनरल रिजर्व, P&L या कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या लॉसेस हो। अब प्रॉफिट्स और लॉसेस जो होंगे वो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जैसे जर्नल रिजर्व है, जर्नल रिजर्व इज प्रॉफिट और उसका क्रेडिट बैलेंस होता है। तो जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। ओल्ड PSR में अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस है, मतलब बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर है, तो डेबिट, क्योंकि हमें उसे क्लोज करना है। और प्रॉफिट है, प्रॉफिट से क्या होता है? कैपिटल अकाउंट की वैल्यू बढ़ती है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, मतलब प्रॉफिट है। प्रॉफिट होने से क्या होगा? पार्टनर्स का
कैपिटल या करंट अकाउंट इंक्रीज होगा। मॉडर्न टेक्निक याद है तुम्हें? मॉडर्न टेक्निक में ये था कि जितने भी असेट्स एंड एक्सपेंसेस हैं, अगर वो इंक्रीज होते हैं तो डेबिट और डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट। जितनी भी लायबिलिटीज, कैपिटल और इनकम है वो इंक्रीज होती हैं तो क्रेडिट और डिक्रीज होती हैं तो डेबिट। जनरल रिजर्व लायबिलिटी साइड पे रहता है, तो लायबिलिटी क्योंकि कम हो रही है तो यहाँ पे डेबिट हो गई, और यहाँ पे क्योंकि कैपिटल इंक्रीज हो रही है इसलिए क्रेडिट हो गई, क्योंकि प्रॉफिट शेयर मिल रहा है ना, प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ती है। हमेशा कैपिटल के अगर अकाउंटिंग इक्वेशन के पॉइंट से देखें तो कैपिटल इंक्रीजेस विद इनकम और डिक्रीजेस विद एक्सपेंस। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस मतलब वो भी आपके लिए प्रॉफिट है, क्रेडिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट है, नॉमिनल नेचर है। डेबिट बैलेंस मतलब लॉस है, तो क्रेडिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट है, तो वो भी पार्टनर्स के क्रेडिट में चला जाएगा। यहीं पे अगर पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट अगर डेबिट कर देंगे, अगर हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता मतलब बैलेंस शीट की असेट साइड पे शो किया होता। तो अगर हमें कुछ भी गिवन नहीं है तो हम यही ट्रीटमेंट करते हैं। ऐसे ही एक और आइटम होती है, कोई भी हमारे पास फिक्टिशियस असेट हो, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हो, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस इज एन फिक्टिशियस एसेट। तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हमें असेट साइड पे गिवन होता है, उसे भी हमने खत्म कर दिया। इसे हम कहते हैं राइटिंग ऑफ, राइट ऑफ करना, राइट ऑफ करना। ये सब का सब, ये सब ओल्ड पीएसआर में होगा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही होगा, सब का सब। ठीक है, जितनी भी ये आइटम्स हैं, समझ में आया? अगर हमें क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा है कि नो अकाउंट या जर्नल रिजर्व, P&L या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, डू नॉट डिस्टर्ब, अगर हमें डू नॉट डिस्टर्ब का लिखा है या नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, अगर हमें ये लिखा है कि उन्हें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, ऐसा कुछ लिखा है, या ये लिखा है शुड बी शोन इन बैलेंस शीट एट सेम फिगर, सेम फिगर या सेम वैल्यू। क्योंकि जब हम ये वाला ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो इस केस में क्या कर रहे हैं, इनका अकाउंट क्लोज कर रहे हैं। जर्नल रिजर्व का अकाउंट क्लोज कर दिया, अब बैलेंस शीट में नहीं दिखाएंगे, ठीक है ना। प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट, फिक्टिशियस एसेट का अकाउंट या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस का अकाउंट हमने क्लोज कर दिया। क्लोज कर देने का मतलब है हम उनको नहीं शो करेंगे अब कहीं भी, वो खत्म हो गए, उनकी एग्जिस्टेंस खत्म हो गई। लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि एग्जिस्टेंस खत्म नहीं करनी, हमें उनको इंटैक्ट रखना है, ठीक है, इंटैक्ट रखना है, तो हम इन सब के लिए करेंगे अगेन वही गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, ठीक है, जो भी उनका प्रोपोर्शनेट अमाउंट होगा। विद प्रोपोर्शनेट अमाउंट। देखो अब जैसे कि एक ट्रीटमेंट है, हमारे पास बैलेंस शीट में एक जनरल रिजर्व की वैल्यू दी है, एक प्रॉफिट एंड लॉस की वैल्यू दी है। अगर ये लायबिलिटी साइड पे दी है तो इसका मतलब है क्रेडिट बैलेंस है, प्रॉफिट है। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस एसेट साइड पे दिया है, ओल्ड रेशो दी है, न्यू रेशो दी है, बस कुछ और नहीं लिखा। तो हम सिंपली इसमें क्या करेंगे, हम एंट्री करेंगे, पहली एंट्री जनरल रिजर्व,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, दोनों को डेबिट करेंगे। आपको शॉर्ट फॉर्म्स नहीं लिखनी है, आपको फुल फॉर्म ही लिखनी है। मैं थोड़े फास्ट के लिए शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ क्योंकि इनका क्रेडिट बैलेंस है ना, ये लायबिलिटीज़ हैं तो इनका क्रेडिट बैलेंस है, ये असेट है तो इनका डेबिट बैलेंस है। अब इनको क्लोज करना है तो इन्हें डेबिट कर देंगे, राइट ऑफ करना है, डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं इसे हम। टू ए टू बी, जनरल रिजर्व 30,000 12,000, तो 42,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया 8400, तो ये आ जाएगा 25, 800 और 16, ठीक है, समझे। हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसी तरह क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये ए और बी दो पार्टनर्स है ना, और ओल्ड पीएसआर में करना है, ऐसे ही एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस कर रहे हैं। वो ऐसे एक साथ में जॉब करके कैसे लिख दूंगी बहुत सारा, 1 by 1 करेंगे ना। ए बी 2 एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ओ कितना है 9000, अगेन 3:2 की रेशो में, तो कितना हो गया 5400 और 3600, ठीक है। ये तो था जब हमें कुछ भी नहीं बोला तो हमने सिंपली कर दिया। और अब बैलेंस शीट में जो न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें हम कुछ नहीं दिखाएंगे, सिर्फ कैपिटल अकाउंट्स में ये कैपिटल अकाउंट में ऐड हो जाएंगे क्योंकि क्रेडिट हुए हैं, और ये कैपिटल अकाउंट में से माइनस हो जाएंगे क्योंकि डेबिट हुए हैं, समझे। बट अगर हमें लिखा है कि these values should be shown at old figures, ये हमें ओल्ड फिगर्स पे ही शो करनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम निकालेंगे a 3/5 माइनस 5/9, 27, 25, 2/45, ये सेक्रीफाइस कर रहा है तो नेचुरल सी बात है b 2/45 से गेन ही करेगा क्योंकि दो ही पार्टनर्स हैं। करके देख लो, 2/5 माइनस 4/9, अब हम निकालेंगे स्टेटमेंट ऑफ नेट इफेक्ट। स्टेटमेंट ऑफ नेट इफेक्ट में हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे जर्नल रिजर्व, P&L और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। जर्नल रिजर्व कितना है 30,000, ये 12 और ये 9,000 माइनस हो रहा है क्योंकि दो क्रेडिट के आइटम है, वो प्रॉफिट वाली फिगर है, वो प्लस होंगी। 9,000 जो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है वो एक नेगेटिव फिगर है तो माइनस होगा, तो हमारा नेट फिगर कितना आ गया, ये 33,000। एंट्री क्या होगी, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, गेन कौन कर रहा है बी, तो बी टू ए, यानी कि 33 इंटू 2/45, ठीक है। तो ये आ गया 22,000 अपॉन 15, कितना आ गया 170,450,33, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ नेट इफेक्ट है, इसमें केवल उसमें हम जो आइटम प्लस होनी होती हैं वो प्लस में कर देते हैं और जो माइनस होनी होती है उसे ब्रैकेट में शो कर देते हैं। तो इस तरह से, बट ये ट्रीटमेंट हम सिर्फ तब करते हैं जब हमें स्पेसिफिकली क्वेश्चन में बोला हो। इफ नथिंग इज मेंशन्ड देन वी ऑलवेज डू दिस ट्रांजैक्शन, ठीक है।
नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज, इस चैप्टर में क्या है कि हम ऐसा नहीं कर सकते कि पहले एक एक कॉन्सेप्ट करें फिर हम उसके बाद क्वेश्चंस करें। सारे कॉन्सेप्ट्स एक साथ होने के बाद ही क्वेश्चंस हो पाएंगे ढंग से, इसलिए मैं सारे कॉन्सेप्ट्स करवा रही हूँ। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा क्या होता है? इट इज अ नॉमिनल नेचर अकाउंट। ठीक है, नॉमिनल नेचर का मतलब क्या हुआ कि जो इसका डेबिट है इधर सारे लॉसेस होंगे और यहाँ पे सारी इनकम होंगी। इसका एक ऑल्टरनेट नेम भी होता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। काम वही करता है जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है, दोनों एक ही अकाउंट के दो अलग अलग नाम हैं। ठीक है, इस अकाउंट को हम क्यों प्रिपेयर करते हैं? गेन कैलकुलेट, टू कैलकुलेट गेन और लॉस अराइजिंग आउट ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स। मतलब जितने भी असेट्स हैं उनको रीवैल्यू करना। ठीक है, उनसे अगर कोई गेन या लॉस हुआ है तो, एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। समझ में आया? लायबिलिटीज के लिए हम रीवैल्यूएशन टर्म कभी यूज नहीं करते, इट इज कॉल्ड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। तो रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज एंड रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स की वजह से जो भी प्रॉफिट या लॉस हो रहा है उसको कैलकुलेट करने के लिए वी प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, अब रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है? वही डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट। डेबिट में सारे लॉस वाले फिगर्स, इंक्रीज इन लायबिलिटीज, जो भी लायबिलिटीज इंक्रीज होंगी तो हमारा लॉस होगा, लायबिलिटीज डिक्रीज होंगी तो प्रॉफिट होगा, असेट्स इंक्रीज होंगे तो प्रॉफिट होगा, डिक्रीज होंगे तो लॉस होगा। कोई भी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी लॉस है, अनरिकॉर्डेड असेट प्रॉफिट है। अगर कोई भी न्यू प्रोविजन बनता है तो लॉस है, लेकिन अगर कोई भी प्रोविजन की वैल्यू कम हो रही है तो वो फायदा है। तो इसी से हमारा टू गेन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट ऑफ जो भी पार्टनर्स हैं, ए बी जो भी हैं, यहाँ हमने लिख दिया। अगर लॉस है तो बाय लॉस ट्रांसफर टू करंट अकाउंट ऑफ ये हो गया। ठीक है, तो ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट है। अब अगर आपको बोला गया कि पास जर्नल एंट्रीज, मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट में बनाना, एंट्रीज पास करनी है, तो हम एंट्रीज क्या पास करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट। कोशिश करनी है कि आप उस क्वेश्चन में पहले से ही मार्क कर लोगे कि कौन सी आइटम्स डेबिट होनी है रिवैल्यूएशन अकाउंट में, कौन सी आइटम क्रेडिट होनी है। इंस्टेड ऑफ passing different entries for different transactions, try to club these entries. Otherwise आपके लिए हर बार एक एंट्री लिखना, फिर हर बार नरेशन लिखना और फिर एंड में प्रॉफिट या लॉस निकालना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हाँ, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इंक्रीज इन लायबिलिटी, डिक्रीज इन असेट्स, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी और टू प्रोविजन मेड। और अगर इसके नरेशन बीइंग असेट्स आर रिवैल्यूड एंड लायबिलिटीज आर रीअसेस्ड।
सेम नरेशन क्रेडिट वाली आइटम में आ जाएगी। इंक्रीज इन असेट्स, अनरिकॉर्डेड असेट्स, मतलब जो भी आइटम्स है सारी यहाँ लिख दी। इसके बाद जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस हम कहाँ लिखेंगे? अगर प्रॉफिट है टू पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट, कौन सी रेशो में? ओल्ड PSR में। ये है प्रॉफिट की एंट्री और लॉस की एंट्री क्या होगी? रिवर्स एंट्री हो जाएगी। ठीक है। अब इसमें अगर आपको ये बोल दिया जाता कि असेट्स एंड लायबिलिटीज अकाउंट डू नॉट डिस्टर्ब, मतलब हमें असेट्स एंड लायबिलिटीज अकाउंट को डिस्टर्ब नहीं करने, यानी कि हमें जो बैलेंस शीट है उसको ओल्ड वैल्यू पर ही प्रिपेयर करना है, हमें रिवाइज्ड वैल्यू पे प्रिपेयर नहीं करना। ठीक है। बैलेंस शीट इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एट ओल्ड फिगर, ऐसा कुछ लिखा जाता। तो अगर इस तरह का कुछ मेंशन है कि हमें विदाउट ओपनिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट है, मतलब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन नहीं कर रहे, हम जो भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज हैं उसके लिए स्टेटमेंट ऑफ नेट इफेक्ट बनाएंगे, मींस रिवैल्यूएशन प्रॉफिट निकालेंगे बट विदाउट ओपनिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट, विदाउट ओपनिंग असेट्स अकाउंट। हम कोई भी असेट अकाउंट या रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन नहीं कर रहे हैं, हम बैलेंस शीट को पुरानी वैल्यूज पर ही दिखा रहे हैं, रिवाइज वैल्यू को नहीं दिखा रहे। इस केस में हम प्रिपेयर करेंगे अ स्टेटमेंट ऑफ नेट इफेक्ट। अभी जो स्टेटमेंट ऑफ नेट इफेक्ट है वो कैसे बनती है? ये है वही कॉन्सेप्ट कि जो भी इंक्रीज इन असेट्स है वो प्लस कर देंगे, क्योंकि वो प्रॉफिट फिगर्स होती हैं, तो इंक्रीज इन असेट्स प्लस हो गए और डिक्रीज इन लायबिलिटीज भी प्लस हो गई, क्योंकि ये भी हमारे लिए फिगर्स कौन सी हैं? प्रॉफिट वाली। इंक्रीज इन लायबिलिटीज माइनस हो गई क्योंकि वो डेबिट में आती है, और डिक्रीज इन असेट्स भी माइनस हो गए। मीन्स जो भी प्रॉफिट वाली फिगर्स हैं जो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखते हैं वो प्लस हो गई, जो रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखते हैं वो माइनस हो गई। कोई भी अनरिकॉर्डेड असेट है वो प्लस हो गई, कोई भी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है वो माइनस हो गई। ठीक है। तो इस तरह से हमारी स्टेटमेंट ऑफ नेट इफेक्ट पूरी बन जाती है। व्हाट इज? तो इसका मतलब हुआ डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट इज सब्ट्रैक्टेड एंड क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट इज डेबिटेड, प्लस हो जाएगी। हमारा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या रिवैल्यूएशन लॉस आ गया, अगर प्लस की फिगर है तो वो प्रॉफिट हो गया, और अगर वो माइनस की फिगर है तो वो लॉस हो गया। ठीक है। अब अगर हमें इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसकी जर्नल एंट्री करनी है, तो क्या करेंगे? गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर विद प्रोपोर्शनेट अमाउंट। ठीक है। तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, अगर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट सिस्टम है तो हम करंट अकाउंट से करेंगे गेनिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट, अगर ये प्रॉफिट की फिगर आती है तो। लेकिन अगर ये लॉस की फिगर आती है तो हम रिवर्स एंट्री कर देंगे, मतलब सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। ठीक है। तो इस तरह से ये एंट्री होती है। गॉट इट?